हेलो एवरीवन, आज मैं टॉपिक देखूंगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये दूसरा टॉपिक होगा। फेज स्प्लिट मोटर यानी स्प्लिट फेज मोटर के बाद ये दूसरा टाइप है, यानी ये भी एक मेथड है जिससे मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है आसानी से। लेकिन इस मोटर के कनेक्शंस में यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शंस में हम एक एडिशनल कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सर कैपेसिटर क्यों, जब पहले भी हो रहा था, तो यहाँ पे कैपेसिटर के इस्तेमाल से हम दो करंट के बीच ज़्यादा फेज लीडिंग लैगिंग कराने की कोशिश करते हैं, यानी जो अल्फा वर्ड आपने सुना। और ज़्यादा फेज अगर एंगल होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। तो पहले वाले मोटर की तुलना में इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होती है। कहीं कि किसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टान चाहिए शुरुआत में ही, तो आपको उस मोटर के बजाय इस मोटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा माइंड में। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। It is also one of the type of single phase induction motor. It is also one of the type of single phase induction motor. By using capacitor we make, हम बनाते हैं क्या, more phase difference between two currents, auxiliary winding and मेन वाइंडिंग। इन दो करंट के बीच, है ना, मेक मोर फेज डिफरेंस बिटवीन टू करेंट्स, सो दैट, जिससे कि इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूव देन किसके, स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इंप्रूव करता है जी, है ना। यानी आप किसको बढ़ा रहे हो, अल्फा को बढ़ा रहे हो। यानी मैं अगर बात करूं, इसका जो डेवलप्ड टॉर्क होता है वो कहीं ना कहीं आई एम इनटू साइन अल्फा पे निर्भर करता है। और एडिशनल कैपेसिटर की मदद से दो करंट के बीच फेज एंगल बढ़ाने से हमारा टॉर्क क्या करता है जी, बढ़ जाता है। मशीन का टॉर्क क्या होता है, जो डेवलप टॉर्क मशीन में होता है वो इम्प्रूव करता है, जहाँ पे अल्फा का मान जो है दो करंट के बीच का है, आई ए एंड आई एम, जहाँ आई ए क्या है, ऑक्सिलरी करंट, एंड आई एम इज अ मेन वाइंडिंग करंट। ओके, सब चीज आप समझ रहे हो, कोई ऐसा वर्ड है नहीं है जो आपके लिए जो नया होगा, आप सब चीज समझ रहे हो यहाँ से। ओके, नाउ तो आपने ये भी देखा कि दो करंट के बीच फेज डिफरेंस को बढ़ाते हैं। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे करंट वोल्टेज का मत समझना, दो करंट के बीच, इसलिए तो दो वाइंडिंग में कन्वर्ट किया ताकि स्टार्टिंग हुआ। तो क्यों इस मोटर की जरूरत हुई जी, इस मोटर की जरूरत इसलिए हुई, आपको अगर मोटर की टॉर्क बढ़ाना है तो आपको उस मोटर में इतना टॉर्क नहीं मिल पाता था, वह फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता था। लेकिन ये फुल लोड टॉर्क का जो इसकी टॉर्क होगी ये 3.5 से 4 गुना होता है। मैं यहाँ भी एक पॉइंट और मेंशन कर दूं, by using this capacitor, अब इसका पूरा डायग्राम वगैरह आएगा। by using this capacitor, its starting torque 3 to 5 times of, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जी। ओके, क्या लिखा, बाय यूजिंग दिस कैपेसिटर इट्स स्टार्टिंग टॉर्क 3.5 to 4 times
more than its full load torque, its full load, यानी इसी के फुल लोड टॉर्क से इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो 3.5 से 4 गुना टॉर्क ज्यादा होता है, जबकि फुल लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क जो है स्प्लिट फेज वाला में 1.5 गुना ही हुआ करता था। आपने देखा था ऑलरेडी। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा तो ये एक अलग सा मेथड हो गया ना। तो इसमें कैपेसिटर का आपको हेल्प लेना पड़ा। तो कैसा इसका सर्किट बनेगा उनकी चर्चा एक बार हो जाए। आइए मैं देखता हूँ कैसा इसका सर्किट बनेगा कैपेसिटर स्टार्ट में। अब और चीज देखिए, अभी एक कैपेसिटर लगाया तो ये हाल है। तो कैपेसिटर स्टार्ट के भी कई मेथड्स हैं जिनको ओवरऑल इंडक्शन मोटर में उसी का टाइप आ जाता है उसी में, लेकिन इसमें कैपेसिटर स्टार्ट के कई मेथड है। एक होता है सिंगल वैल्यू कैपेसिटर, एक होता है डबल वैल्यू कैपेसिटर, है ना, एक कैपेसिटर स्टार्ट वाला। तो इसके भी 3 टाइप होते हैं, है ना, जो हालांकि वो भी सारे टाइप हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, लेकिन वो इसी तरीके से लॉजिक से वो भी आगे बढ़ेगा, है ना, यानी कैपेसिटर के मदद से। नाउ यहाँ पे आइए, जो मैं अब बोल रहा हूँ इस सर्किट में वो देखता हूँ कि क्या वो चीज कर भी रहा हूँ कि नहीं। आइए, और इस मोटर में आपको किसका सहायता लेने का पड़ेगा सर? इसमें केज रोटर का। कैसा? केज रोटर। अरे यार ये भी बजता ही रहता है, इसको थोड़ा साइलेंट रहने दो। चलिए आइए जी, केज का सहारा लेना है जी। केज रोटर बना लेता हूँ जी। नो डाउट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये बाद में हटता है। इस बार कैपेसिटर स्टार्ट, तो CS वर्ड यूज किया, कैपेसिटर स्टार्ट है ना तो CS वर्ड यूज कर लिया। ऑक्सिलरी वाइंडिंग है बिल्कुल, मेन वाइंडिंग भी रहेगा बिल्कुल, सप्लाई होएगा इसमें भी, सप्लाई आएगा इसमें भी। सप्लाई कनेक्शन अच्छे से कर देता हूँ जी। VS चलिए, यहाँ पे सप्लाई है। इनपुट कैसा है जी? AC, है ना, AC सप्लाई दे रहे हो। यहाँ से आपका मेन करंट निकला, यहाँ पे VS सप्लाई है। ये है आपका मेन वाइंडिंग, तो ये आप लिख सकते हो आप यहाँ पे RM और यहाँ पे लिख सकते हो XM मेन वाइंडिंग के लिए। यहाँ पे लिख सकते हो RA और यहाँ पे लिख सकते हो XA। ओके, यहाँ पे है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, ये है, इसको बोलते हैं कैपेसियस, कैपेसिटर है। S क्यों लगा? कैपेसिटर स्टार्ट के लिए हमने कैपेसिटर लगाया। आइए जी, इसके बारे में और भी चीज़ों को देखता हूँ। यहाँ जो करंट जाएगा वो हमारा कौन सा होगा? मेन करंट। और इधर जो करंट जाएगा वो कौन सा होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। ओके, तो आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो बताइए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर जो होता है किस वाइंडिंग के सीरीज में लगाए जाते हैं जी। ये सब नोट करिएगा आप लोग, है ना, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगाए जाते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर मोटर मेन वाइंडिंग के सीरीज में लगाए जाते हैं पैरेलल? जी पैरेलल में लगाए जाते हैं, है ना, पैरेलल में लगाए जाते हैं।
यहाँ पे CS वर्ड को मैं लिख देता हूँ, S स्टैंड फॉर स्टार्ट मोटर, है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, क्योंकि इसी के सहायता से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रनिंग 70% 75% पहुंच जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑपरेट कर लेता है जी, है ना। ओके, अब देखिए यही कैपेसिटर की सहायता से हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस अल्फा को बढ़ाते हैं जी। बाकी सारे टर्म को जान रहे हो आप, इसके बारे में भी जान रहे हो, इसके बारे में भी जान रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में जान रहे हो, तो अलग से मुझे इसमें कुछ और कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे वर्ड आप ऑलरेडी जान रहे हो। हाँ, कितना फेज डिफरेंस बनेगा, क्या फेजर होंगे, इनकी चर्चा मैं बेशक यहाँ पे करूंगा। ओके, आइए कैपेसिटर की सहायता से 3 तरीके के मोटर डिजाइन किए जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। कैपेसिटर की सहायता से, जैसे इस बार इसको ऑपरेट करने के लिए मेन पैरामीटर कौन सा है, कैपेसिटर, और इससे पहले वाले का लिए मेन पैरामीटर वहाँ पे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए थे, है ना, आपने देखा था। तो वहाँ पे अल्फा का वैल्यू लगभग कितना था, 30 डिग्री, है ना, अल्फा का वैल्यू, तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना तगड़ा नहीं था। इस बार हम अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे इस कैपेसिटर की मदद से। आइए, कैपेसिटर की मदद से जब मोटर को स्टार्ट करते हैं, वो मेनली 3 तरीके का कहलाता है। एक कहलाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा कहलाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और एक कहलाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, है ना, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर या परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, PSC क्या बोलते हैं जी इसी को, PSC, जिसका एग्जांपल है हमारे घर वाले पंखे। ये हमेशा जुड़े रहेंगे, इसमें कभी कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल नहीं होता, परमानेंटली जुड़ा होता है, इसलिए बोलते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, तो ये 3 तरीके से कैपेसिटर की सहायता से मोटर के 3 टाइप बनाते हैं, है ना, जिसमें कि ये खुद कैपेसिटर स्टार्ट एक मोटर अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा में ये पढ़ेंगे, चौथा में ये पढ़ेंगे, 5वां में शेडेड पोल पढ़ेंगे। ओके, आइए, ये आपका रोटर जी, ये कैसा रोटर है, केज रोटर, है ना, केज रोटर। इंडक्शन मशीन में हमने पढ़ा था इसके टाइप्स, केज रोटर है। ऑब्वियसली ये वाइंडिंग इसकी कैसे होते हैं, शॉर्टेड होते हैं, इसके वाइंडिंग क्या होते हैं, शॉर्टेड होते हैं, इसके वाइंडिंग शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। आइए जी, अब इसके और चीज़ों की चर्चा, ये शॉर्ट में बताया कि एक्चुअली ये होता है, वरना ये दूसरा टाइप है, तीसरे में इसको पढ़ना है, चौथे में इसको पढ़ना है, वो तो ऐसे भी टाइप अपने को बनाने हैं। नाउ आपको देखना है बारीकी से अबाउट फेजर। नाउ अबाउट फेजर, नाउ अबाउट फेजर, नाउ अबाउट फेजर, फेजर के बारे में समझिएगा जी। अबाउट फेजर, आइए देखिए, पैरेलल में जो कॉमन होता है हमेशा उसी को रेफरेंस लेते हैं जी। वोल्टेज कॉमन है ना, वोल्टेज कॉमन है, उसके बाद इसके में ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसके में। अगर मैं बात करूं हियर वोल्टेज इज कॉमन, so it is taken as a reference, इसको क्या लिया जाएगा, रेफरेंस लिया जाएगा। आइए फेजर ड्रॉ करता हूं, वोल्टेज को हमने लिया रेफरेंस। ओके, पहली बात। अब इस मशीन में अगर मैं बोलूं इस वोल्टेज की ये पैरेलल है, ये आपका IS है, सोर्स, मेन सोर्स है।
Im जो है इस वोल्टेज से क्या करेगा, आपको इसका नेचर जो है मेन वाइंडिंग का नेचर मेनली क्या होता है, इंडक्टिव। ये हमेशा क्या होता है, इंडक्टिव। इसमें Rm रेजिस्टिव लोड बहुत, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, ये मोस्टली इंडक्टिव होता है। तो इंडक्टिव अगर होगा सर तो इसका फेजर कैसे जाएगा, मोस्टली इंडक्टिव है तो वोल्टेज से ये क्या करेगा, लगभग 90 एग्जैक्ट तो नहीं करेगा पर 90 के करीब आसपास ही करेगा, है ना। ये अगर आपको लगता हो कि और ज़्यादा सर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये लो ये 90 से थोड़ा कम जाएगा। पर ये कौन सा करंट होगा आपका, आपका मेन वाइंडिंग का करंट होगा। क्लियर, चलिए एक बात हो गई, ठीक है सर। अब इसमें क्या लोचा है, जब ये करंट जा रहा है तो ये इसका रिजल्टेंट देखने की कोशिश कीजिएगा। ये इसमें क्या है जी, वाइंडिंग भी है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर है। इस बार कैपेसिटर को इफेक्टिव रखा जाता है, क्या करा जाता है, कैपेसिटर को इफेक्टिव रखा जाता है और इन वैल्यू को रिड्यूस किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, कैपेसिटर के वैल्यू को इफेक्टिव रखा जाता है। अगर बात करें तो कैपेसिटर का वैल्यू को 250 माइक्रोफेराड तक रखा जाता है। अगर 250 माइक्रोफेराड है तो एक्ससी का वैल्यू देखिएगा तो बहुत ज्यादा होगा। कितना, तो ये सब कम पड़ जाते हैं जी। अगर एक्सी चेक करना है तो देखिएगा क्या होता है, 2 पाई एफ सी, सॉरी 1 बाय ओमेगा सी होता है, 1 बटा ओमेगा का मान 2 पाई, एफ मान लिया 50 हर्ट्ज। दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकेंड देखिए, लॉजिक देखिए, क्यों कोई समझेगा कि ऊपर क्यों भाग जाएगा कर्व, मैं बता रहा हूं अभी समझिएगा। 2 पाई एफ सी, कैपेसिटर का मान क्या है जी, 250 माइक्रोफेराड। इसमें लगभग इतने माइक्रोफेराड कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था, वैल्यू लिख दूंगा। एग्जाम में भी कई बार पूछता है कि बताइए कैपेसिटर का इस्तेमाल जो है कितना माइक्रोफेराड का होता है, तो 250 माइक्रोफेराड है ना। जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होते हैं वो भी केज रोटर टाइप में, सर इसमें 250 माइक्रोफेराड होता है। आपके सीलिंग फैन में 2.5 माइक्रोफेराड होता है। कितना, 2.5, ध्यान रखें, यहाँ 250, वो 2.5 लगे, 100 गुना कम आपके फैन में लगा होता है। ओके, सो अगर यहाँ मैं बताऊं 250 माइक्रोफेराड है तो 250 तो है, ये 250 तो नीचे है। अब माइक्रोफेराड में 10 टू द पावर कहाँ चला गया जी, 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा ना। माइक्रोफेराड है, 10 टू द पावर -6 यहाँ रहता, ऊपर गया तो कितना हो गया, 10 टू द पावर +6। अब ये कितना ज़्यादा वैल्यू हो गया, तो एक्सी का मान कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, एक्सी का मान कहीं ना कहीं ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। तो अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे ना, एक मान लो एक वाइंडिंग इसमें सीरीज में है, सीरीज में क्या है, आर भी है, एल है, सी भी है, तो इफेक्टिव कोई एक होगा, कोई एक ही इफेक्टिव होगा। आरएलसी सर्किट में या तो सर्किट कैपेसिटिव होता है या तो सर्किट इंडक्टिव होता है या प्योरली रेजिस्टिव होता है। तो प्योरली रेजिस्टिव तब होता है जब ये दोनों काउंटर कर जाए। तो ये काउंटर कर नहीं रहा, कैपेसिटर का वैल्यू क्या रखा जाता है, ज्यादा। कैपेसिटर का वैल्यू क्या रखा जाता है, ज्यादा। इसका मतलब सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव। सर्किट का नेचर कैसा होगा, इस सर्किट के लिए कैपेसिटिव नेचर का होगा। तो सर आपका फेजर जो है कहाँ बनेगा, सर आपका फेजर जो है कहाँ बनेगा, तो कहीं ना कहीं सर्किट जो है कैपेसिटिव नेचर का रहेगा। तो अपने रिफरेंस वोल्टेज से क्या करेगा, ऊपर जाएगा जी। अपने रिफरेंस वोल्टेज से क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। कौन, ये करंट। तो रिफरेंस वोल्टेज से और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है वो लीड कर रहा है, और रिफरेंस वोल्टेज से जो आपका मेन वाइंडिंग का करंट है वो लैग कर रहा है। तो रिजल्टेंट करंट कहाँ पे जाएगा जी, दोनों का रिजल्टेंट के फेजर ड्रॉ करेंगे अपन। आइए सर्किट को और अपने पास लाते हैं, फेजर ड्रॉ करेंगे। आइए जी, चलिए फेजर ड्रॉ करता हूं। फेजर ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल में ये, सही से नहीं आया, इसके पैरेलल में ये और इसके पैरेलल में लेके आइए इसको। यहां आपका फेजर बनेगा जी, यहां आपका फेजर बना, ये लो कलर चेंज कर देते, ये आपका रिजल्टेंट फेजर बना। मतलब ये आपका मेन करंट है, आई है ना, जो आई एस जिसके बारे में बोल रहे हो ना, ये है आपका, ये सर्किट थ्योरी से अपन सीखते हैं, ये है आई एस। ये रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच एंगल को बोलेंगे क्या जी, फेज एंगल फाई। इस दोनों को एंगल को क्या बोलते हैं, फेज एंगल फाई। तो आपका फेज एंगल की अगर चर्चा की जाए मशीन की, तो फेज एंगल तो कोई खास नहीं है, फेज एंगल मशीन का बहुत ज़्यादा नहीं है।
लेकिन मशीन का टॉर्क किस पे निर्भर करता है, फेज एंगल पे करता है क्या? नहीं, जो मशीन का टॉर्क है सर वो तो आई एम साइन अल्फा पे निर्भर करता है। और ये अल्फा कहां पे है सर? ये अल्फा कहां पर है? द एंगल बिटवीन आई ए एंड आई एम। देखिए कैपेसिटर की मदद से दोनों के बीच कितना एंगल बढ़ा कि नहीं? यही तो है अल्फा, है ना। पहले जो इससे पहले रेजिस्टिव सर्किट में था, जो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर या स्प्लिट फेज मोटर, ये कितना नीचे था तो दोनों के बीच कम था, तो अल्फा वहां 30 डिग्री है था। लेकिन इस बार जो है इस मोटर की सहायता से, इस कैपेसिटर लगाने से दोनों के बीच हमने अल्फा का वैल्यू क्या किया? बहुत बढ़ा लिया जी। और अल्फा का वैल्यू बढ़ा तो मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क भी इंप्रूव कर गया, मशीन का टॉर्क भी क्या किया? इंप्रूव कर गया कि नहीं? ये अल्फा का वैल्यू लगभग 70 से 80 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है जी। ये अल्फा का वैल्यू जो है लगभग 70 से 80 डिग्री तक पहुंचा लेते हैं, और जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाता है जो कैपेसिटर वाला मोटर है। और इसका अगर एग्जांपल बोल दिया जाए तो आपके घरों के जो मोटर होते हैं, पानी टंकी वाला, जो टंकी में पानी चढ़ाता है जी, उसकी ताकत ज्यादा होती है आपके घरों वाले पंखा के तुलना में। तो उसमें क्या होता है, उसके कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा है और उसकी ताकत ज्यादा होती है, तो उसको हाथ से अगर पकड़ के रोकने की कोशिश करोगे तो जल्दी नहीं रुकेगा। अगर शाफ्ट को पकड़ोगे, ब्लेड पकड़ोगे तो शायद रोक भी दो, लेकिन वो उसमें ताकत ज्यादा होती है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है? ज्यादा होती है, जो आपको नजरों के सामने दिख रहा है। तो यही तो है इसका फेजर। अपने क्या बना लिए जी? फेजर डायग्राम यहाँ पे बना लिया हमने, अबाउट फेजर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए जी। जो चीज बता रहा हूं, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपके दिमाग में बैठना चाहिए, हर एक चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर अब और इसमें क्या है ना, चलिए 9, चलिए टाइम है अभी, अपन चीजों को दिखते हैं। हियर we use capacitor with range 250 माइक्रोफेराड। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नॉर्मल कैपेसिटर अगर इस टाइप के मोटर में तो 250 माइक्रोफेराड, परमानेंट आपके घरों के पंखे में तो 2.5 माइक्रोफेराड। ओके, ध्यान रखना जी। जब किसी मोटर की चर्चा ही ना करें तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा जी, ठीक है। 9 और पॉइंट क्या है जी यहां पर जो लिखने लायक है? हियर कैपेसिटर यूज in series with किसके सीरीज में जी? इन सीरीज विथ एक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, बोथ वाइंडिंग, जो दोनों वाइंडिंग है आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ वाइंडिंग, कुछ भी घुमा के पूछे क्लियर हो गया सर्किट से ही। बोथ वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग आर पैरेलल। उस पहले भी था पैरेलल, अभी भी है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है जी? पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हियर centrifugal switch also operate
when rotor reach up to 70 to 80% speed of its फाइनल स्पीड या फुल लोड स्पीड है ना, ऑफ इट्स फुल लोड स्पीड। ओके, नाउ अब वही है, लैंग्वेज को पढ़ के देख देख के अपने तरीके से बनाते जाइए। लैंग्वेज लिखने की बहुत सारी बातें, क्योंकि हर बातों को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि सर क्योंकि पहले वाले में हमने बहुत सारे डाटा दिया है, बहुत सारी बातें किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं एक एक चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ। एक्सएम क्या है, आरएम क्या है, ये अंडरस्टूड है, अगर ऑलरेडी लिखाया गया क्लास में। आईएम क्या है, आईए क्या, अगर सिर्फ इसको लिखना हो तो इसके हर पैरामीटर को आप सेपरेटली लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, ऑटोमेटिक स्विच है, उसके बारे में लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले में लिखा दिया, तो दूसरे में इतनी चीज़ों की चर्चा हम नहीं करेंगे बेवजह। ओके, 10 this motor is used where we need high starting torque, high starting टॉर्क। आइए जी, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, सर इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो क्या देखोगे जी? बिल्कुल देखा जा सकता है ना। पहला ये कंडीशन है 0 पे, ठीक है, 0 पे। दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क इसका ज्यादा होगा, गड़बड़ा गया, थोड़ा खींचना पड़ेगा, मामला सुधर जाएगा जी अपने। ये लो, कर्व को थोड़ा खींचना पड़ेगा, हाँ तब सही बनेगा। आइए, अब ये स्टार्टिंग 0 है, ये क्या है जी? ये कब कर्व बनेगा? स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, इसमें ये सिर्फ ड्यू टू मेन वाइंडिंग। ये कब दिखेगा? मेन वाइंडिंग ओनली। लेकिन जब आप क्या करोगे, बार बार चीजें वहीं पे खिसक जाती हैं। वेट अ सेकेंड, हट आइए जी, है ना, एनएस पे पहुंचा दिया, फाइनली कहाँ पहुंचा दिया? एनएस पे। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे क्या पाओगे जी? स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे टीएसटी बढ़ गया, टीएसटी बढ़ गया। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश करूँ कि जब आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा तो रिजल्टेंट टॉर्क कैसा बनता है, जब से जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगभग 70% स्पीड पर काम करता है जी, तो तब शुरुआत में देखिए ऐसे मोटर में क्या होता है, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा जी। ये पॉइंट किसके लिए होगा? एन बराबर एन नॉट। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होता है, तो एकाएक जो आपका टॉर्क है वो रिड्यूस कर जाता है। टॉर्क थोड़ी देर के लिए क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है, रिड्यूस करता है। फिर मशीन अपने एनआर 0 स्पीड से लेकर आगे फाइनल स्पीड से तक चलता है। एनआर यहाँ रन कर रहा होता है और इस टाइम एनआर का जो वैल्यू होता है
वो अपने फुल लोड स्पीड पे चल रहा होता है, यहाँ पे एनआर यहाँ रन कर रहा है, यहाँ पे फुल लोड टॉर्क यहाँ रहेगा, इसका लगभग 3 गुना ज़्यादा टॉर्क आपको मिलता है। ये आपको देखने में कर्व ऐसा लग रहा है, इसका लगभग 3 गुना 3.5 गुना मिलता है। किस केस में जी? जब आप मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं जी, है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए सर, अगर इसमें भी अगर मोटर को रिवर्स करने की कोशिश की जाए, फॉर रिवर्स रोटेशन ऑफ मोटर, any one winding connect with opposite कनेक्शन। मतलब समझ रहे हो, लास्ट टाइम भी बताया था, कनेक्शंस को आपको सेम पहले जैसा इसको भी अगर रिवर्स करना है तो जो वाइंडिंग के कनेक्शन ऐसे आ रहे हैं, कहाँ गया, सॉरी इतना पढ़ा दिया क्या, पता ही नहीं चलता, इतना हो जाता है। अगर यहाँ पे आगे आ रहा था, जो इधर से आ रहा था, अब इसके कनेक्शन को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए, इसके कनेक्शन इधर और इधर से तार काट के इधर कर दीजिएगा तो ये उल्टा रोटेट करने लगेगा जी। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन की बात करो तो ध्यान रखना आप लोग, एक सेकेंड मैं एक एप्लीकेशन भी देखूँगी, याद नहीं रहता, इतने सारे एप्लीकेशंस है, सेपरेट करना बड़ा टफ हो जाता है। वेट अ सेकेंड, एक जगह एप्लीकेशन लिखा हुआ था इनका, मैं हाँ जी, इनका हाई इनर्शिया रिक्वायर्ड मोस्ट, ओके, फॉर कंप्रेसर पंप्स, okay, it is widely used, compressor pumps, air conditioner compressor, okay। तो इस एप्लीकेशन की भी अगर इसकी बात करोगे, एप्लीकेशन की भी अगर इसकी चर्चा करोगे, है ना, तो जी इसके एप्लीकेशन जैसे कि लिखा हुआ है कंप्रेसर, इसमें ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होगी, जहाँ पे स्टार्टिंग में हाई प्रेशर की जरूरत होगी, pumps, where we need high starting torque और हाई इनर्शिया। जिस चीज को ज्यादा इनर्शिया जिसमें जकेरा हुआ उसको खींचना है जी, तो ऐसे कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क आपको मोर चाहिए। तो ये सारे आपके क्या एप्लीकेशंस है, सारे कंडीशन, आई होप सो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा होगा आपके माइंड में, कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं बचा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे, आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।